नमस्ते नमस्ते। अनिल भाई नमस्ते। अच्छी बात है। मैं पूछ नहीं रही हूँ, आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है। नमस्ते नमस्ते। हेलो। थैंक यू मोहम्मद मूसा भाई। सुनिए अपना। आप। गुड इवनिंग। विजय, मैं अपनी शुरू करूँ? आप ओके करेंगे तो मैं शुरू करूँगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। नमस्कार नमस्कार दोस्तों। तो विजय, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं अपने लेखन, अपने जीवन और समाज के दोनों पहलू यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर अपनी बात रख सकूं। आपने इस योग्य समझा, सबसे पहले तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हमारे मित्रों का भी आभार जो अपना कीमती समय निकाल कर मुझे सुनने बैठे हैं। मैं बोल रही हूँ, आवाज़ आ रही है ना? हाँ, तो मेरी जीवन यात्रा कोई बहुत अभी बृहत विशाल नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद से भरी हूँ कि ज़रूर मैं बहुत अच्छा कुछ करूँगी जो आप सुनकर आप हमारे जो अपने हैं उनको अच्छा लगे कि हाँ, मैंने कुछ सार्थक काम अपने जीवन में किए और जीवन को सार्थक किया। तो मैं जिस परिवार से हूँ, मेरे बाबा, मैं कोलकाता में पैदा हुई, हावड़ा में, कोलकाता हावड़ा में। और मेरे बाबा स्वतंत्रता सेनानी थे। और अच्छा ये लगा कि स्वतंत्रता सेनानी होते हुए भी उन्होंने उसका प्रमाण पत्र नहीं लिया, यानी कोई फ़ायदा सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर लेने की कोशिश भी नहीं की। मिला तो उसे ये कह के नकार दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे बच्चे ऐसी बैसाखियाँ मिलेंगी तो वो अकर्मण्य होंगे, तो उनको स्वतः ही अपने करनी जो करेंगे वो पाएंगे। तो ये बातें मुझे बचपन से जब सुनने को मिली तो एक जो बड़प्पन और रईसी का एहसास हुआ, उसमें हम बहुत आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर भी हुए, लेकिन पिता का ईमानदार होना, भाइयों का ईमानदार होना, ये बात मुझे हमेशा गर्व देता रहा कि मुझे भी इसी रास्ते चलना है। और इस तरह से मेरी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंत हुआ। वहाँ मैंने इलाहाबाद 91-92 बैच से मैंने इलाहाबाद में हिंदी से एमए किया। वहाँ मेरी मुलाकात बोधिसत्व जी से हुई और हम लोग जीवन साथी बने। लेकिन मैं जिस परिवार से थी, मुझे बोधिसत्व के साथ सिर्फ इसलिए मैंने अपने को ये माना कि ठीक है, एक लेखक है और मुझे भी लिखना ही मेरे लिए सबसे ज़रूरी काम है। खाने के अलावा, सोने के अलावा लिखना मेरे लिए सबसे ज़रूरी काम है। तो मैं इस तरह से इसलिए भी इससे प्रभावित हुई कि मैं जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा कि मेरी माँ अपने काम धाम ख़त्म करके कोई ना कोई किताब लेकर के लेट के पढ़ती है, सो जाती है, फिर अपना काम धाम करती है, कहीं गई आई है, फिर वो किताब लेके बैठ जाती है। तो बच्चे क्या होते हैं, जो देखते हैं वो करते हैं। तो ये चीज़ मेरे भीतर आई कि मेरी माँ, कभी देख रही हूँ सारा आकाश लेके बैठी है, कभी देवदास लेके बैठी, इस तरह से वो, कभी शेखर एक जीवनी पढ़ रही है,
तो किताबों का होना और उनके साथ मित्रता का भाव मैंने बचपन से देखा और उसको अपनाया मैंने। और अपने ही लोग मार्गदर्शक होते हैं, अच्छे या बुरे। ये अलग बात है कि आप जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो आपको सही गलत का एहसास होता है, तो आप गलत से भी सही रास्ते आते हैं, लेकिन अंततः आप उस मूल को नहीं मिटा पाते। मेरा अपना ऐसा मानना है। तो इस तरह से मेरी जीवन यात्रा शुरू हुई और अगली जीवन यात्रा जो मेरे साथ पढ़ने लिखने वाले किताबों की संगत में हुई, ये और अच्छी बात रही। और हम महिलाओं के साथ परिस्थितियाँ ये होती हैं कि हम सीधे अपना जो कैरियर तय कर चुके होते हैं उसमें सीधे नहीं घुस पाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर दूसरे परिवारों का भी दबाव होता है, जिनके हम अपने बन के जाते हैं, उनकी भी इच्छाएं हमारे प्रति होती है। तो एक ईमानदार इंसान का ये कर्तव्य होता है कि वहाँ वो अपने तय खरा उतरे। मैंने उसकी भी पूरी कोशिश की और मैं सफल रही। अब ज़िंदगी है तो कुछ ना कुछ, कोई नकारात्मक तो जीवन में होगा ही, वो लोग भी रहे, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उनकी कोई भी नहीं चली। ये दूसरे लोगों के साथ मेरा जो सकारात्मक पहलू था कि अपने को ही प्यार ना करके मैं दूसरों के लिए भी समर्पित हूँ, ये चीज़ें लोगों ने समझा। मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार ये रहा। मैं ऐसा मानती हूँ, ये मेरा जीवन है और मैं इसको अपने हिसाब से तय करके चल सकती हूँ। तो मैंने ये तय किया कि मेरे लिए अपनों का स्नेह है, मैं अपनों को कंसर्न करूँ कि हाँ मैं ये हूँ, मैं गलत को गलत कहूँगी, ये आप समझे, चाहे वो मीठे से कहूँ, चाहे मैं कभी एक समय के बाद उग्र होकर कहूँ, लेकिन मैं अपनी बात रखूँगी। ये मेरा व्यक्तित्व तो खुला रहे, हमारे अपनों के सामने ही नहीं, हम जिनसे हर दिन मिलते हैं उनके सामने भी। तो यही रहा मेरा एक छोटा सा जीवन। और मैंने अपने एमए के बाद जब मुंबई आई 2001 में, हम यहाँ आए, हमने पढ़ाना शुरू किया सेंट जेवियर्स में। बेटे को पढ़ाने के बाद बेटे को बेबी सिटिंग बिल्कुल नहीं जमा। तो छोड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जो दृश्य मेरे सामने आया मुझे छोड़ना पड़ा कि एक रात बोधिसत्व दिल्ली गए हुए थे किसी काम से, मेरे ख्याल से गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार लेने गए थे, और 1 बजे रात को मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, सुबकने की। तो मैं डर गई कि मेरे घर में कोई घुस गया है या खुसफुस कर रहा है, क्या है। मैं एकदम से उठी, अपना बैट उठाया, बच्चे का बैट था, कि कौन है, कहीं दरवाज़ा तो नहीं खुला रह गया, गलती से कोई आ गया। तो मैं देखती हूँ कि मेरे कहीं तो कोई नहीं है, पूरा घर घूम लिया। फिर देख रही हूँ बगल में बच्चा लेटा है और सुबक रहा है। आज वो बड़ा हो चुका है और उन चीज़ों को याद करके हम कई बार हंसते भी हैं, और वो इस चीज़ के लिए बहुत मेरे प्रति, माँ होने के बाद भी मेरे कर्तव्य के प्रति शुक्राना रहता है कि तुमने इतना बड़ा फैसला लिया। अच्छा लगता है कि हम माँ हैं, तो मेरा कर्तव्य सबसे पहले क्या है। तो मैं देख रही हूँ कि एक बच्चा सुबक रहा है और मैंने उठाया चादर, मैंने कहा बेटा मानस, ये क्या कर रहे हो तुम, क्यों रो रहे हो, मुझे बताओ। तो वो बोला कि मम्मी तुम पढ़ाने नहीं जाओगी, मैं बस के नीचे आ जाऊंगा, सामने से मेरे बस आती है 277, मेरे बिल्डिंग का ही स्टॉप है वो बस स्टॉप, 277 नंबर बस का। तो बोला कि मैं बस के नीचे आ जाऊंगा, लेकिन मैं बेबी सिटिंग नहीं जाऊंगा। तो मेरे लिए कुछ और था ही नहीं सोचने के लिए अपने लिए। मैंने कहा ठीक है, मैं कल से नहीं जाऊंगी। और मैं उसको बेबी सिटिंग स्कूल गया था। स्कूल से बेबी सिटिंग वाली जो दादी नुमा थी, उनको बामा पूरा मोहल्ला कहता है, उनके अपने ट्विंस भी मेरे बेटे के बराबर ही थे। तो वो बहुत ज़्यादा पार्शलिटी करती थी, और मेरा ये तरीका रहा कि मैंने बेटे को आज तक एक थप्पड़ नहीं मारा है। बचपन में भी कभी मैंने मार के बात नहीं की। मैंने कभी ये नहीं इस तरह से किया कि तुम झूठ मत बोलो, क्योंकि इससे बच्चे और ख़राब होते, मेरा अपना मानना है। तो मैं जब लौट के आई रिज़ाइन दे करके, तो मैं देख रही हूँ मेरा बच्चा एक इतनी छोटी सी प्याली में टिफ़िन खा रहा है, जिसमें आप 2 बिस्किट भी रखिए तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, और दाल चावल लेके ऐसे एकदम मरा सा मुंह बना करके बैठा हुआ है कि जैसे मौत की खबर सुन के कोई या किसी बड़े दुख में पड़ा होता है। तो मैं आके खड़ी हो गई दरवाजे पर, क्योंकि मैंने बताया नहीं था कि। तो मामा बोल रही हैं कि देखना ना, ये मुझे बदनाम करेगा,
इतना भी नहीं खाता है ये। हालांकि ये भी हुआ कि लोगों ने कहा कि अरे आप बहुत महंगे उसमें डाली हैं, इतना पैसा नहीं लगता है बेबी सिटिंग का। मैंने कहा कि नहीं, मुझे दादी नुमा ही कोई चाहिए, बुज़ुर्ग जो बच्चे को समझ सके, इतना अनुभव उसके पास हो कि वो बच्चे के पालन पोषण के बारे में समझ सके। तो मुझे पैसा अभी ज़रूरी नहीं है। फिर मैंने जब आई उसको लिया घर, और मैं याद करती हूँ कि लकड़ी जैसा एक बच्चा जो कि अच्छा खासा ठीक ठाक है, जैसे स्वस्थ बच्चे होते हैं, उतने दिनों में एकदम सूख कर काटा, टिफ़िन रोज़ रोज़ वापस आ रही। मैं वैसे भी तनाव में थी कि कुछ तो है, लेकिन उस वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि शायद ठीक हो जाए। तो आज के बच्चे अपनी बात कह लेते हैं, ये सबसे अच्छी बात है कि वो अपने मन की बात कह लिया। बहुत से बच्चे नहीं कह पाते हैं। तो मैं अभिभावकों को ये भी बोलूँगी कि आप जब माँ बाप बन चुके हैं तो ये ज़रूर गौर करिए, सिर्फ आप पॉकेट मनी दे दिए या उनको कपड़ा खाना दे दिया आपसे की मुक्ति नहीं हो गई। आप माँ बाप मत बनिए। मैं पहले दूसरे विषय पर ही आ गई हूँ, बात चल पड़ी है। तो अब मत बनिए अभिभावक अगर आप अपने बच्चे को समझते नहीं हैं। आप ये मत सोचिए कि वो आपके ऊपर नाराज़ नहीं हो सकता है या आपसे वो अपने हक नहीं रख सकता है। बिल्कुल रख सकता है। आप उसको पूरी छूट दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए। शायद इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक स्वस्थ नागरिक देंगे देश को। और साथ ही मैं अपने अभी 1 हफ्ता हुआ मेरे बरनवाल सर चले गए। मैं उनको यहाँ इस माध्यम से नमन करती हूँ। मेरे लिए पिता तुल्य थे। उन्होंने ही मुझे मेरी नौकरी लगवाई थी, ये कहकर कि ये तुम्हारी पत्नी पढ़ी लिखी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया उसने, एमए है, तो उसको घर में क्यों बैठाए हो। और मुझसे फ़ोन पर बात किया कि आबा तुम एक रजिस्टर वो रख लो काम वाली, जो तुम्हारी पास रहेगी और तुमको बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने आपस में डिस्कस किया। फिर ये हुआ कि नहीं, कोई बाहरी हमारे इतने छोटे से घर में 2 BHK, और मैं दिन मतलब कभी भी कुछ भी किताब उठा के पढ़ता हूँ, मेरी प्राइवेसी भंग होगी। और अभी हम इतना पैसा भी नहीं कमा चुके हैं कि हम ये सब अफोर्ड करें। तो मुझे सही लगा, क्योंकि ये जीवन है तो सलाह है, सलाह के बाद आगे जीवन की यात्रा है। तो इस तरह से मैंने वो छोड़ दिया वो काम, और मैं बच्चे में अपना पूरा टाइम का काफ़ी दिन तो ऐसा रहा कि इतना ये डल हो गया कि धीरे धीरे मैं अपने से बात नहीं शुरू करती थी कि अब ये धीरे धीरे अपना दुख बताएगा कि इसके साथ क्या हुआ। उन्हीं दिनों अखबारों में मैं पढ़ा करती थी कि बच्चे बेबी सिटिंग में वो सारे खेल खेलते हैं जो माँ बाप कैसे परिवार बसाते हैं, क्या क्या होता है, वो सारे प्ले करते हैं बच्चे। कोई बच्चे ठाई ठुई गुंडागर्दी भी सीखते। तो बच्चों का ये जीवन ही होता है कि वो खेलें। लेकिन आप अभिभावक हो के अगर आप अपना समय नहीं देंगे, सही गलत का फाँक नहीं करेंगे, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो खैर, ये रहा एक छोटा सा कि मैंने क्या सोचा। अब 2003 से मैंने, उसके बाद नौकरी छूटने के बाद एक सन्नाटा, एक अकेलापन, लेकिन ये कि चलो हमने बच्चे को अपना बचा लिया फ़िलहाल के लिए। तो उसके बाद मेरी जो यात्रा शुरू हुई, छोटे छोटे काम मैं घर बैठ के करती रही। और पहला काम मेरा जब आया 2003 में, पिंजर फिल्म का, बहुत छोटा सा काम था। ये हुआ कि तुमको 3000 रुपये मिलेंगे, करोगी। मैं ये भी बताती चलूँ कि मैंने जो काम किए वो मेरे पतिदेव के द्वारा ही आए, जबकि मेरे बोधिसत्व का पालन पोषण उस कंजर्वेटिव दुनिया में हुआ है जहाँ ये होता है कि पत्नी को सिर पर मत चढ़ाओ, नहीं तो तुम्हारे सिर पर एक दिन गंदा करेगी तो तुमको समझ में आएगा फिर। तो मैं दोष भी नहीं मानती हूँ बोधिसत्व का, कि बोधिसत्व के अंदर बहुत एक भावना ऐसी थी कि शायद मैं बाहर निकलूं तो मैं बोधिसत्व को ना करूं, घर को ना समझूं, स्वार्थी हो जाऊं, अपने हिसाब से चलूं। मैं इस चीज़ से कहीं ना कहीं एग्री भी करती हूं, कहीं ना कहीं एक लिमिट तक, लिमिट के बाद नहीं। तो वो सारा कुछ हुआ, लिमिट क्रॉस हुआ, सब कुछ हुआ मेरे साथ। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं आपके पालन पोषण की गलती है कि आप जिन संस्कारों में रहते हैं आप वैसे ही बातें सोचा करते हैं। आपके अंदर से आपका बेसिक कभी नहीं निकलता, मुझे ये लगता है। आप कितनी भी दुनिया देख ले, आप लौट कर वहाँ कभी ना कभी भले उसको नकार दे कि नहीं ये सही नहीं है। तो वो सब कुछ हुआ, मैंने बहुत कुछ भोगा, जिया, दूसरे लोगों ने इंटरफेयर किया, मुझे इस स्थिति तक लाए कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूँ। खैर,
होता है सबके, मुझे लगता है कि 99% लोगों के साथ ऐसा होता है कि एक वक्त आता है कि आपको कोई उपाय नहीं सूझता। आज हम जिस माहौल में जी रहे हैं वो ऐसा ही माहौल है, इसलिए और कहना भी है, मेरा तो ये टॉपिक भी है। तो खैर ये सब कुछ हुआ, लेकिन बावजूद मैं अपना मत मानती हूँ कबीर का वही ढाई आखर प्रेम को ही मानती हूँ कि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहला सूत्र है विखंडन। तो बहुत आसान है कि मुझे ये करना है, तुमको नहीं है तो मैं जाती हूँ, ये सबसे आसान रास्ता है अगर आप स्वार्थी हैं तो। और अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो स्वार्थ के बिना भी आप अपनी जीवन यात्रा बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर मुझे पिंजर का जब मिला काम कि तुम पिंजर में, बोलसत ने कहा कि तुम पिंजर में ये बैकग्राउंड वॉइस दोगी और कुछ गीत वीत टाइप का, तुम्हें 3000 रुपये मिलेंगे। मैं बहुत खुश हुई कि हाँ चलो अच्छा है। मैंने बैकग्राउंड वॉइस दिया, उसमें है नारायण तकबीर अल्लाह अकबर और एक छोटा सा गीत, छोटा सा मुन्ना मेरा, उस समय का 47 की कहानी है, उसके आधार पर वो फिल्म है। तो मैंने उस आधार पर उस समय का एक गीत दिया कि छोटा सा मुन्ना मेरा आंगने में बोली खले, चलावे डीजर गाड़ी मोर सवरिया। तो खैर ये सब मैंने देखा, ना मुझे पैसे मिले ना मुझे क्रेडिट मिली, लेकिन मुझे उसका कोई मलाल नहीं रहा। मुझे लगा कि मैंने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किया कहीं सार्थक जगह पर। वो अपना काम करे, मैंने अपना काम किया। उसके बाद मुझे 2007 में महाभारत, बालाजी टेलीफिल्म से मुझे महाभारत के गीत के लिए ऑफ़र आया। मैंने खुशी खुशी उसको स्वीकारा। वो मुझे सिचुएशन दी गई कि ये सिचुएशन है और आप ये गीत लिखे, मैंने वो लिखा। फिर उसके बाद 2007 में ही स्टार प्लस पे एक शो आता था, एक चाबी है पड़ोस में, उसकी मैंने कहानियाँ लिखी। तो चीज़ें, मुझे ये विश्वास होने लगा कि नहीं, मैं ख़त्म नहीं हुई हूँ। मुझे मेरे रास्ते मुझे मिल रहे हैं, जो मैंने तय किया वो रास्ते मुझे मिलेंगे, ये एक विश्वास होने लगा धीरे धीरे। फिर उसके बाद 2014 में मैंने एक टेलीफिल्म की, द पोस्ट ग्रेजुएट। द पोस्ट ग्रेजुएट एक टेलीफिल्म है, बाजार की फिल्म नहीं है, लेकिन वो अवार्ड विनिंग तक गई। मुझे इस बात की खुशी है। उसकी कहानी हमारे फेसबुक मित्र ही हैं, मिथिलेश राय, उन्होंने लिखी थी, और इसके प्रोड्यूसर अजय आर्य, जिन्होंने मुझे इसके लिए ऑफ़र किया। मैं इनकी भी शुक्रगुजार हूँ कि कहीं ना कहीं हम एक टीम बिना हम नहीं जी सकते हैं। अलोन हम नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी करना है तो उसमें कुछ चाहिए। आप चावल भी बनाते हैं तो उसको पानी चाहिए, आँच चाहिए। तो इस तरह से मैंने फिर ये द टेलीफिल्म लिखा, पोस्ट ग्रेजुएट। उसकी कहानी है, एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का MA किया लड़का, उसको कोई रोज़गार नहीं, कंपटीशन दे रहा है, सक्सेस नहीं पा रहा है, और वो फिर मुंबई आता है, कमाने की कोशिश करता है। उसके डायलॉग मैंने लिखे, द पोस्ट ग्रेजुएट के डायलॉग मैंने लिखे। तो और फिर वो ट्यूशन पढ़ाने लगता है। फिर कोचिंग के धंधे की बात होती है कि तुम, जो मालिक है वो कहते हैं कोचिंग तुम खोल लो और तुम तो अच्छा पढ़ाते हो, मेरा लड़का ये हो रहा है, सब हो रहा है, पढ़ रहा है, ये वो चीज़ें होती है। ये एक कहानी है, एक बेरोज़गार युवक की कहानी है ये। द इंडियन पोस्ट ग्रेजुएट फिल्म का नाम है, उसका मैंने डायलॉग किया। फिर रेडियो पर मैंने सीता लीला की, रेडियो रूपक, जिसमें सीता के जन्म से लेकर उनके धरती से निकलने और उनके धरती में समाने की कहानी है। मात्र 20 एपिसोड थे, लेकिन उसी में मुझे सारे कंटेंट को भरना था। और मुझे मैं एनर्जी से इतना भरी थी, जब भी कोई काम मिलता है मेरे अंदर बहुत ताकत आ जाती है, मैं एकदम पॉजिटिव हो जाती हूँ। खाली में कई बार ऐसा होता है कि हम नकारात्मकता हमें घेरती है, उसी में पुश करे कोई तो और वो जटिल होता है। खैर, हमारी ज़िंदगी का अनुभव धीरे धीरे बड़ा होता है, तो हम सारी चीज़ें अपने अनुभव से उसको डील करते रहते हैं। तो ऐसा हुआ, ये द पोस्ट, ये सीता लीला की मैंने। फिर अगली टेलीफिल्म मैंने 2018 में की, अनुकंपा की फिल्म। अनुकंपा की कहानी है कि एक व्यक्ति जो ईंट भट्टे पर काम करता है और निहायत ईमानदार आदमी है, भाग्यवादी है, और वो व्यक्ति इतना ईमानदार है और उसकी पत्नी और दोनों का जीवन बहुत नकारात्मक परिस्थितियों में ऐसे गुजर रहा है कि उसको बच्चा नहीं हो रहा है, और उसको ताने मिलते हैं गांव से, अड़ोस
सुशांत का सुसाइड के कितने लेयर खुल रहे हैं और ये लग रहा है कि नहीं, उसने सुसाइड नहीं की, उसकी हत्या की गई है। तो वो स्थिति भी इसमें है कि एक आप इतना परेशान कर दे किसी को कि उसको जीवन नहीं दिखे, मृत्यु दिखे ज़्यादा आसान। तो बड़ा जटिल समाज है और इसी में रहना है, इसी में रास्ते तलाशने हैं। अगर जब तक आप ये नहीं तय करेंगे तब आपके लिए जीवन को हर दिन चलाना बोझ हो जाएगा। मैं इन स्थितियों से गुजर चुकी हूँ कि एक एक दिन मुझे कठिन लगते थे कि मैं सो के उठती थी तो मुझे लगता था, एक भारीपन लेके उठती थी कि मैं अब ये सारा दिन गुजारूंगी, कैसे करूँगी, नहीं रहना चाहिए मुझे। खैर वो बातें खैर इतना होता है। तो ये इसमें यह है कि वो औरत मर जाती है और वो उस व्यक्ति को उसकी साली की शादी के लिए पैसे चाहिए होते, तो वो लोग मांगते हैं, अपने मालिक से मांगता है। तो उस अपने मालिक अपने मैनेजर को बोलता है कि इसको एक साथ बहुत सारे पैसे मत दो, थोड़े थोड़े दो। कहीं ना कहीं हमारे हम अंबानी नहीं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की ये एक यात्रा होती है जिसमें ये दिक्कतें आती हैं। तो हम उस फिल्म से एकदम दिल से जुड़ गए कि बताओ ये लोग कैसे हैं, क्या है। और उसको पैसा नहीं मिलता है, उसके खुदाई करते हुए ईंट के उसमें ज़मीन की खुदाई करते हुए उसे सोना मिलता है। सुखी नाम का आदमी है, उसको सोना मिलता है। तो लोग बोलते हैं कि मत दो, ये तुम्हारी किस्मत का है। तो वो बोलता है कि मैं बेईमानी करूँगा अपनी मालिक के साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो दे देता है। तो आज ये सोच आदमी को आगे नहीं बढ़ाता है, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, यही सोच भविष्य को सुंदर बनाता है। आप जिस चीज़ को आज आप हंस के टालते हैं कि इसका तो जीवन गया, नहीं, मैं मानती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अच्छाई देंगे तभी भविष्य सुंदर होगा। आज हमने क्या दिया है, चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, और हमारे बीच आज हम वो चीज़ें भूल चुके हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसको हमने भुला दिया है। और हम एक ऐसे कि मारो काटो, गुंडागर्दी ही सही शब्द है कि आप देश नहीं चला रहे हैं, आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। और आप गुंडागर्दी करके वो सामने वाला जब आके गुंडागर्दी कर रहा है तब आप देश की बात कर रहे हैं कि हम सहिष्णुता करेंगे और ये ठीक नहीं। देश के लिए आप अपने सैनिक को बिना हथियार के भेज देते, तो आप क्या कर रहे हैं? आप ना अहिंसा को अपना रहे हैं, ना वक्त आने पर आप मारेंगे को भी देख रहे हैं। तो आप क्यों हैं? आज की ये सबसे जटिल समस्या है कि आप क्यों बैठे हैं कुर्सी पर। आम जनता पैदल चली जा रही है, मर के अपने घर पहुंच रही है कि मैं जिंदा अपने घर पहुंच जाऊं, इस बात की चिंता। और आप उस पर एक जुबान नहीं खोलते हैं। आप आम जनता को धन्यवाद भी नहीं देते हैं, जो जनता अपने घर बेचकर, अपने गहने गिरवी रख कर इन मजदूरों को, इन गरीब जनों को, इन राहगीरों को खाना, नाश्ता, यात्रा तक कराती है। आप उनको एक धन्यवाद भी नहीं बोलते हैं। आप काहे के सरकार, हम कितने कठिन दौर से गुजर रहे हैं कि हम मूक बने बैठे हैं, हम अपना सब कुछ कर रहे हैं और मुसलमान भाई इतना सब कर रहे हैं, सहायता तरह तरह से, और आप उनको सिर्फ एक तमगा दे रहे, तबलीगी, तुम गंदगी फैला रहे हो। तो कि हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान, जो आज की 15-17 की पीढ़ी है, वो क्या सीख रही है? जिन घरों में शिक्षा का माहौल नहीं है, 2 किताबें नहीं रखी हैं जिनके बारे में बात हो, तो वो सीख क्या रहे हैं? तो और कल हमारे देश का भविष्य क्या होगा? जो ये बच्चे तैयार होंगे, वो क्या तैयार होंगे? उनको क्या पता रहेगा? जैसे आप अपने घर की चिंता करते हैं, आपको देश की चिंता करनी है, और इन चीज़ों को कैसे हटाना है, ये आपका काम है। कम से कम एक छोटी सी दुनिया भी अगर शुरू होगी कि नहीं ये गलत है, आप इस बात को कह सकने की हिम्मत नहीं रखते हैं, तो आप एक इंसान नहीं है। सच्चे इंसान की तो बात छोड़ दीजिए, आप मनुष्य नहीं हैं अगर आप मनुष्यता से हटी हुई बातों को, उस पार्टी लाइन का सपोर्ट करते हैं। आप लोकतंत्र में रहते हैं, हम मुगलों के समय में थोड़ी हैं। हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उस
भारत में है, जिस गांधी को काला कहकर मार कर फेंक दिया गया ट्रेन से, वो चाहे तो आत्महत्या कर लेता, लेकिन नहीं, वो ढीठ बन के आगे बढ़ा अपने देश में। उसको पगड़ी पहनने के लिए, वो उसका काले के लिए उसको अपमानित किया गया। तो आदमी भाई मर ही जाए कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं तो इतने बड़े बाप का बेटा, इतनी सब कुछ, और मैं तो अब ये अपमान नहीं सह सकता। नहीं, आपको अगर कुछ करना है तो आपको अपमान सहना होगा, चाहे वो छोटी सी क्यों ना घर की ही दुनिया हो, आपको सहना होगा और तब आगे बढ़ना होगा। और तब आपको अपना ये दिखाना होगा। गांधी आज हमारे लिए उदाहरण है कि आप परिस्थितियों से डरो नहीं। आपको भले मार दिया जाए, लेकिन उसके पहले आप जिंदा रहने के उदाहरण दो, और प्यार से जिंदा रहने के उदाहरण दो। ये आपको बताना होगा। आपको विवेकानंद की जीवनी अपने बच्चे को पढ़ के सुनानी होगी। आप अगर ऐसा नहीं करते हैं, आप गांधी को, विवेकानंद को, नेहरू को नहीं पढ़ाते हैं, आप तिलक को नहीं पढ़ाते हैं, तो आप अभिभावक नहीं हैं। तो इस तरह से ग्रूमिंग करनी होगी, क्योंकि जो समाज की ग्रूमिंग है, जो बच्चा बाहर निकल रहा है, घर आ रहा है, खाना खा रहा है, सो गया, आप फ्री हो, नहीं, ये तो बहुत लोग करते हैं। लेकिन आप जब एक ऐसी दुनिया में हैं जहां आप समझते हैं कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल नहीं जाए, इसमें ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ो और तुम मेरा कहने से सुबह उठो, जल्दी उठ के पढ़ो, ये नहीं है। आप उसको जैसे आप अपनी मर्जी से कभी भी पढ़ते हो और रात में देर तक पढ़ते हो, तो आप क्यों दीक्षा दोगे कि भाई नहीं, तुम सुबह जल्दी उठ के पढ़ो? बिल्कुल नहीं। बच्चा, तुझे जैसे पढ़ना है वैसे पढ़, लेकिन तू सही पढ़, सही को जान कि हमारा इतिहास क्या रहा है और हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। आप इस फाँक को अगर नहीं करते हैं तो ये आपकी गलती है, बच्चा नहीं गलत है। बच्चा कभी भी गलत नहीं होता है, और जो बच्चा आत्महत्या तक पहुंचता है वो भी गलत नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पालन पोषण की दिक्कत है कि वो इस स्तर पर आता है। आप बच्चे को कहेंगे कि करेले का सूप पियो और कोल्ड ड्रिंक आप सिंक में डाल देंगे, तो वो उससे ही प्रभावित होगा जो उसको कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है, वो उसको ज़्यादा अपना लगेगा, क्योंकि वो बच्चा है। बच्चे को सही गलत वो जब अभिभावक होगा कल को, तो खुद ही वो एहसास कर लेगा कि हमारे बचपन में हमारे साथ क्या होता था। लेकिन जब वो कोमल मन है, तो आपको कोमल तरीके से ही उसको समझाना होगा। आप मार दिए, आपने पटक दिया, आपने उसको करेले का जूस पीने के लिए, आप कैसे अभिभावक हो? क्यों बने हो अभिभावक? आपको तो अभिभावक बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए ना। मुझे ऐसे बच्चों के ऊपर तरस आता है। मैं देखती हूँ ऐसे औरतें मार देती हैं उल्टे हाथ से और बच्चे के मुंह पे खून निकल जाता है। मुझे मन करता है एक तमाचा लगाऊं। मैं भावुक हो रही हूँ, नहीं कहना चाहिए ऐसा, उस बच्चा है, लेकिन बुरा लगता है कि ये तुम पालन पोष, तुम माँ बाप बने क्यों? तुम बच्चे को, अब तुम्हारा हक है, तुमने पैदा किया है, तो तुम कुछ भी करोगे उसके साथ। मुझे ये नियम अच्छा लगता है कि अभी 8-9 की बात है कि अगर अभिभावक पीटते हैं तो उनको पूछताछ होगी बच्चों से। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी, क्योंकि आप अपने अधिकार को मतलब लिमिट क्रॉस कर जाओगे इसलिए कि तुमने पैदा किया है। तुम अपने गुस्से को कहीं और निकालो भाई, या बच्चे से थोड़ी देर के बाद कहो, सॉरी बोलो। अगर तुम्हें ऐसा हुआ है तो तुम सॉरी बोलो कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। नहीं तो वो उस हाथ में चला जाएगा जो आपकी कमियों को जान गया है और वो वही कर रहा है, और वो आपको, आपके बच्चे को एक दिन इस जगह पर लाके खड़ा करेगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये हो क्या गया। तो आसान नहीं है अभिभावक होना, कभी भी नहीं रहा, आज तो बिल्कुल नहीं है। जब बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस परिवेश की गलती है कि बच्चा ये करने की हिम्मत कैसे जुटा पा रहा है कि वो अपनी माँ को घर से निकाल दे रहा है और कोई बोलने की हिम्मत नहीं है किसी की। कोई दो समाज उठ के नहीं आ रहा कि तूने ऐसा क्यों किया। जिसने तुमको जन्म दिया है, तुमको पाला पोसा, इतना तो किया ना पहले। तो खैर, और मैं अपने लेखन पर फिर आती हूँ कि मैं बचपन से लिखती रही। बचपन क्या कहें, 7th-8 से थोड़ा बहुत हमारे क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज की मैं पढ़ी हूँ, तो वहाँ की मैगज़ीन में एक बार
मैंने एक चुटकुला पढ़ा कि वो देखो मेरी बनियाइन आ रही है, बनियाने का। तो दूसरा उसने बोला वो देखो मेरी पंडिताई ने। तो मुझे अच्छा लगा कि ये तो चुटकुला है, लेकिन उसने मुझे सीख दी, एक दृष्टि दी कि देखो कैसे चीज़ों को कैच करके एक शब्दों में गढ़ करके एक जगह पर रख दिया जाता है और वो लिखा हो जाता है। आम बात है, आप बोल भी सकते हैं, लेकिन उसको लिख के वहाँ दर्ज कर दिया गया। कहा ये बहुत अच्छी बात है भाई ऐसे। और फिर मैं 11वीं से कविता लिखना शुरू की। मेरा भाई निशीत, उसने मुझे बहुत प्रमोट किया, मुझे संकलन ला के दिया, मेरे जन्मदिन पर खूंटियों पर टंगे लोग। मैं आज लिखने में जहाँ भी पहुँची हूँ, मैं जहाँ भी पहुँचूँगी इस दुनिया से, मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरा अपना हुआ। मेरे अपने भाई खुद बोलते थे कि नहीं ये दुनिया अच्छी नहीं होती है, महिलाओं का बहुत अपमान है। यार ये मैं पाती हूँ कि सही बात है, ऐसा है। अभी कल हिंदी कविता पर मैनेजर पांडे जी ने कविता पढ़ी। क्या कोई महिला नहीं है जिसकी वो चर्चा कर सकते थे? किसी की एक कविता का छोटा सा उदाहरण दे सकते थे। लेकिन ये समाज पुरुष प्रधान है, हमको ये मानना पड़ेगा कि इसी में से रास्ता निकलेगा। आज लड़कियां घर छोड़ के जाती हैं शहर बदर नौकरी करने, उनको पुरुष का ही साथ देना पड़ेगा, पुरुष ही साथ देता है तभी वो आगे बढ़ती हैं। जैसे मेरे भाई ने दिया, जैसे मेरा पति अब दे रहा है, जैसे कि तो। और मेरा जो भाई कहता था कि ये दुनिया बहुत अजीब है, महिलाओं का शोषण है, वो सही कहता था। और लेकिन जब मेरी किताब आई तो मेरे भाई भाभी पूरा परिवार भतीजिया सब जोश में, बल्कि लेट हो रहा है तो मेरा भाई गुस्सा रहा था, डांट रहा था भतीजियों को, लेट कर रही हो, उसका देर हो जाएगा। हम लेट हुए भी, और भाभी काजू कतरी मिठाई मंगा के कि चलते हैं। अपने पापा को फ़ोन पे बता रही थी कि किताब आ रही है। तो मुझे उत्साह मिला। मुझे जहाँ मैं नेगेटिव थी कि इतनी देर में यार किताब आ रही तो क्या आ रहा है, वहाँ मैं खुश हुई कि नहीं, मुझे खुश होना चाहिए। जो बीत गया उसको छोड़ करके मुझे खुश होना चाहिए कि मेरे लोग मेरे साथ हैं। और अगले दिन फिर किताब, मेरी भतीजी ने कहा कि डैड वो तुम्हारी किताब मांग रहे हैं। तो मैंने दिया, पढ़ के फिर बोले कि ऑफिस जाने, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, बहुत अच्छी कविताएं। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि ये वही भाई है। आप जब लगे रहेंगे तो आपका हाथ सामने वाला थामेगा। जब उसको लग जाएगा कि नहीं, आप अपनी ज़िद को नहीं छोड़ेंगे जो आपको करना। और ये ज़िद नेगेटिव भी हो सकती है किसी बच्चे के लिए। आज जो बच्चा है, नौजवान, जो मुसलमान को मारने की सोचता है, वो नेगेटिव ज़िद है। आप उस नेगेटिव ज़िद को हटाने के लिए आपको आगे आना होगा, जो आप आसपास हैं, और ये देखना होगा कि कौन वो व्यक्ति है। आपको दृष्टि बड़ी रखनी होगी कि जो आपके बच्चे का भविष्य कहाँ ले जा रहा है। मैंने कई बार बच्चों को ऐसे भी बर्बाद होते देखा है कि जिनके माँ बाप बहुत अच्छे हैं लेकिन वो बर्बाद हो गए क्योंकि वो कहे पर आए, ऐसा कर लो, हाँ कर दिया, ऐसा कर नहीं। आप भाई, आप अभिभावक को आप समझो सही गलत। आपके पास 2 रोटी है, 2 ही रोटी खाओ, उसको कहीं मालपुआ खाने के लिए मत भेजो। क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, आपके हाथ से ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और आप देखते रहो। फिर कल को जब आपकी गर्दन काटने आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा कहाँ पहुँच गया है। तो आपको लग सकता है कि मैं कैसी बात कर रही हूँ, बार बार उस पर लौट के आ रही हूँ। बहुत खतरनाक स्थितियाँ हैं देश की।